चलिए आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्मों का विघटन। तो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है साझेदारी और इसका विघटन। साझेदारी किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने और उसमें पूंजी इन्वेस्टमेंट करने के लिए निवेश करने उनसे प्राप्त लाभों को बांटने के लिए सहमत होता है, तब हम उसे कहते हैं साझेदारी। यानी व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहते हैं और सामूहिक रूप से साझेदारी कहते हैं। तो ये साझेदारी है। अब रहा कि साझेदारी में विघटन क्या होता है। तो सहमत होते हैं, परिभाषा से ही आपको मालूम चल रहा है, साझेदारी के परिभाषा से, कि सहमत होते हैं। तो जब तक सभी साझेदार सहमत हैं तब तक विघटन नहीं होगा। हाँ, विघटन के एक अलग प्रक्रिया है। कई कारणों से विघटन किया जा सकता है जो इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले विघटन होता क्या है? जब सभी साझेदारों के बीच में आपसी मतभेद होता है तब हम उसे विघटन कहते हैं। विघटन के कंडीशंस है कि सभी साझेदार, अगर कोई 3 साझेदार है और तीनों साझेदार में कोई 2 साझेदार, मान लो ये और ये दोनों मिलकर झगड़ा करना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब 3 नंबर जो साझेदार है ये 2 नंबर से झगड़ा शुरू कर दिया और ये 1 नंबर से भी झगड़ लिया। तो ये किसी से इसको पट नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों आदमी, क्योंकि इससे भी झगड़ा हो गया और इससे भी झगड़ा हो गया, तो ये दोनों आदमी क्या कहेगा कि नहीं, हम अब साझेदारी में रहेंगे ही नहीं। एक तो ये हो गए, यानी सभी साझेदार के बीच आपसी मतभेद हो गया। न इसका मत इससे मिल रहा है, न इसका मत इससे मिल रहा है। खैर, किसी भी कंडीशन में जब साझेदारों के बीच में आपसी संबंध विच्छेद होते हैं, मतभेद का मतलब बात नहीं मिलना और संबंध विच्छेद का मतलब संबंध टूट जाना। तो सभी साझेदार का जब आपसी संबंध विच्छेद हो तब हम उसे कहेंगे विघटन। उस कंडीशन में विघटन होती है साझेदारी फर्म की। अब साझेदारी फर्म की विघटन कई रूप में भी हो सकती है। न्यायालय के द्वारा भी, न्यायालय यानी बाई कोर्ट, हम डिसोल्यूशन करा सकते हैं। एक तो होता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट का डेट होता है, टाइम होता है, पीरियड होता है। जब वो पीरियड पूरा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फर्म का विघटन हो सकता है। तो विघटन के कई सारे रीज़न हैं और किसी भी तरह से किसी भी केस में हम डिसोल्यूशन करा सकते हैं किसी पार्टनरशिप फर्म का। पहला कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस हम लोग समझ लिए कि किन किन केस में डिसोल्यूशन हो सकता है, ठीक है? पहला केस कि सभी साझेदार के बीच में आपसी संबंध विच्छेद हो जाए। दूसरा केस कि हम कोर्ट के द्वारा विघटन करा ले। तीसरा केस ये है कि उसकी अवधि समाप्त हो जाए। किसकी अवधि? तो साझेदारी
समझौते की, अनुबंध की, जिसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं, उसका पीरियड समाप्त हो जाए, अवधि समाप्त हो जाए, उस कंडीशन में भी साझेदारी फर्म का विघटन हो सकता है। अब इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है कि एक्चुअली में विघटन जब होता है किसी फर्म का, तो उस फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ठीक है, जब फर्म का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो उस फर्म के सभी खातों को बंद कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? जितने भी खाते हैं सभी खाते को बंद कर दिए जाते हैं। अब खाते में कौन कौन से खाते आएंगे, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कसिंग करेंगे। तो खाते बंद करने के लिए एक खाता खोला जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। अब ये वसूली खाता खोलने के बाद हम क्या करते हैं? तो जो इस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस चैप्टर में एक्चुअली हमें पढ़ना है कि विघटन के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, लेखांकन व्यवहार क्या होता है और कौन कौन से लेखांकन किए जाते हैं। तो पहला है कि जब हम खातों को बंद करते हैं और ये रियलाइजेशन अकाउंट खोलते हैं तो फर्म के पास ज़्यादातर केसों में संपत्ति और दायित्व का खाता रहता है। संपत्ति और दायित्व का खाता रहता है। ठीक है, तो संपत्ति और दायित्व का खाता, मान लो किसी भी फर्म का बैलेंस शीट होता है, तो बैलेंस शीट में दो चीज़, एक साइड में तो लायबिलिटी और दूसरी साइड में एसेट्स होती ही। इसमें अमाउंट, तो मान लो इधर एसेट है और इधर लायबिलिटी है, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि एसेट्स जितने भी हैं सबका क्या होता है? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। डेबिट को शॉर्ट में डीआर लिखते हैं। और जितने भी लायबिलिटी होता है उसका क्या होता है? लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो खाते को बंद करने के लिए अभी हम लोग पढ़े हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट खोल तो देते हैं, फिर लेकिन खाते बंद कैसे करते हैं? तो खाते बंद करने का सामान्य नियम यह है कि जो खाता आपके पार्टनरशिप फर्म में डेबिट बैलेंस दिखा रहा हो उसको हम क्रेडिट करते हैं, और जो क्रेडिट दिखा रहा है उसको हम डेबिट करते हैं। यानी खाते बंद करने का सामान्य नियम यह है कि जो डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे। इसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है और रियलाइजेशन अकाउंट में ही करेंगे। तो आइए जर्नल एंट्रीज में कौन कौन से जर्नल एंट्रीज किए जाएंगे। तो पहले मान लो कि संपत्ति है, संपत्ति का डेबिट बैलेंस होता है, तो संपत्ति को यानी एसेट्स को, एसेट्स के जितने भी अकाउंट होंगे उसको क्लोज करने पर यानी संपत्ति के खाते को बंद करने पर कौन सी एंट्री की जाती है। तो अभी आपने पढ़ा कि एसेट्स का क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो डेबिट बैलेंस है तो इसमें हम अभी बोले हैं कि जिसका डेबिट बैलेंस है उसको क्रेडिट करना है। तो चलो भाई ये एसेट्स का डेबिट बैलेंस है, हम इसको क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट किसी और चीज़ को करेंगे ना, क्योंकि जर्नल एंट्रीज में दो एस्पेक्ट होने चाहिए।
वन डेबिट अनदर क्रेडिट। तो फर्स्ट में इसको हम अगर क्रेडिट कर लेते हैं तो फिर डेबिट किसको करेंगे, तो इसी को यानी इसी पर्पस के लिए रियलाइजेशन अकाउंट खोला जाता है। तो यहाँ हम डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। अच्छा, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट में क्या क्या हो सकता है, तो सन्ड्री एसेट्स का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के संपत्तियाँ, विभिन्न संपत्तियाँ, मशीनरी भी संपत्ति है, ठीक है, मशीनरी होगा तो मशीनरी लिखेंगे, बिल्डिंग भी संपत्ति है, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग लिखेंगे, प्लांट भी है, लैंड भी है, गुडविल भी है, ये सारे संपत्ति होते हैं। अगर आपके बैलेंस शीट में ये सब दिया हो तो उसको भी बंद करेंगे। पेटेंट होता है, डेटर्स होता है, स्टॉक होता है, etc। और भी ये सारे एसेट्स जो है सन्ड्री एसेट्स में आते हैं। तो इन सन्ड्री एसेट्स को हम शॉर्ट में लिख दिया। अब इतना सारा लिखना संभव नहीं है, आप जो सेकेंड ईयर में हैं उन्हें तो पता है ही कि एसेट्स में कौन कौन से आइटम्स आता है। नरेशन लिखेंगे बीइंग एसेट्स अकाउंट क्लोज, या फिर बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो हो गया पहला। ये कौन से कंडीशन है कि संपत्ति को बंद करने पर, संपत्ति जब बंद करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू संपत्ति यानी एसेट्स अकाउंट को हम क्लोज करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब दूसरी बारी है कि संपत्ति जितनी भी है उसको हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, यानी यहाँ कर लिए। फिर इसके बाद लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटी का अभी हम बताएं कि लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट बैलेंस है तो भाई इसको हम डेबिट करेंगे ना, क्योंकि नियम है खाते को बंद करने का सामान्य नियम क्या है, जो डेबिट है उसको क्रेडिट, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करना है। तो आइए यहाँ देखते हैं, ये क्रेडिट बैलेंस है लाइबिलिटीज़ का, तो हम डेबिट करेंगे। तो लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज़, सन्ड्री लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग liability transferred to realization account। क्लियर। अब है कि ये तो बंद कर लिए, तो संपत्ति को ना हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। अब जब भाई ये फर्म ही नहीं रहेगा तो फिर हम इस अकाउंट को रख के क्या करेंगे, तो इसको भी बंद कर लिए, इसको भी बंद कर लिए। अब बंद करने के बाद ना एसेट्स को जो साझेदार लेना चाहता है वो ले सकता है, या फिर हम कैश में सोल्ड कर देते हैं। फिर उस अमाउंट को, जो अमाउंट बचा रहा होता है, उस अमाउंट से लाइबिलिटीज़ को, यानी जितने भी फर्म के ऊपर लाइबिलिटी है, कर्ज है, उस सबको पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद यदि बचता है तो सभी पार्टनर को बांट दिया जाता है। तो यहाँ हम इसको बेचेंगे। अब संपत्ति बेचेंगे, एसेट्स को सोल्ड करेंगे या फिर रियलाइज करेंगे तो क्या होगा, तो इन कैश, अगर कैश में रियलाइज होता है तो कैश या बैंक अकाउंट, नगद बेची जाती है तो रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, अगर नगद बेची जाती है तो कैश लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर ले लेता है किसी संपत्ति को तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ लिखेंगे। क्या करेंगे,
उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ध्यान रखिएगा कि जो हम रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं सन्ड्री एसेट्स को, यानी संपत्ति को बंद कर रहे हैं, तो उसमें कंडीशंस है, कैश बैंक को छोड़ करके ही हम दूसरे ही संपत्ति को ट्रांसफ़र करेंगे, कैश बैंक को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कैश बैंक ऑलरेडी वो रियलाइज्ड है, यानी इन कैश है, तो इन कैश में है, तो उसका हम ट्रांजेक्शन एज सुन पॉसिबल हो हम कर सकते हैं, जितना जब ज़रूरत हो कर सकते हैं। अब यहाँ है कि कैश में अगर रियलाइज हो रहा है तो कैश या बैंक ट्रांसफ़र कर लिए, सॉरी ये रियलाइज करेंगे एसेट को या सोल्ड करेंगे। तो बीइंग एसेट्स रियलाइज या सोल्ड, बीइंग एसेट्स रियलाइज या सोल्ड। अब जब हमारे पास कैश आ जाएगा, संपत्ति को बेच लिए, तो अब लाइबिलिटी वाले को ना पेमेंट करेंगे। तो पेमेंट करने के लिए क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, लाइबिलिटी को पेमेंट करने के लिए। बीइंग लाइबिलिटी पेड, ठीक है। अच्छा, अब इतना करने के बाद अगर ये लाइबिलिटी कैश में पेमेंट किया जाता है, नगद में पेमेंट किया जाता है, तो कैश या बैंक लिखेंगे। अगर कोई पार्टनर बॉन्ड करता है, बॉन्ड मतलब वहन करना, ठीक है। बॉन्ड मतलब क्या होता है, वहन करना। वहन क्या करता है कि चलो भाई इतना की लाइबिलिटी है, इसको हम पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हम पेमेंट करेंगे तो हम अपना नाम, यानी जो पार्टनर पेमेंट करेगा उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब है कि इतना काम करने के बाद चलो हम संपत्ति को बंद कर लिए, लाइबिलिटी को बंद कर लिए, संपत्ति से रियलाइज भी कर लिया, अब यहाँ लाइबिलिटी को पेमेंट भी कर दिए, ठीक है। अब क्या है, कितना करने के बाद देखते हैं कि हमारा डेबिट है कि क्रेडिट बैलेंस है, कौन चीज़ का, रियलाइजेशन अकाउंट का। देखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, यहाँ है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट में, यहाँ क्रेडिट में, फिर यहाँ क्रेडिट में है, यहाँ डेबिट में है। तो डेबिट जहाँ जहाँ होगा रियलाइजेशन उसको ऐड करेंगे, क्रेडिट वाले को एक साइड में ऐड करेंगे। अब उसके बाद ना हम उसका डिफरेंस निकालेंगे और ये पता करेंगे क्रेडिट बैलेंस है या फिर डेबिट बैलेंस है। तो जिसका क्रेडिट बैलेंस, जिस कंडीशन में क्रेडिट बैलेंस आएगा उस टाइम उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा कि फर्म को प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो फर्स्ट प्रॉफिट के कंडीशंस में उस रियलाइजेशन पे जो प्रॉफिट होगा उस रियलाइजेशन के प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्लियर। तो ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर हो तो एक पार्टनर तो किसी भी कंडीशंस में हो ही नहीं सकता है, पार्टनरशिप के लिए मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। तो 2 से अधिक ही होंगे, जितने होंगे उन सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को लिख देंगे, ठीक है। कब के कंडीशन में, जब रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हो, यानी रियलाइजेशन का क्रेडिट बैलेंस आए तो उसको प्रॉफिट माना जाता है और उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। नरेशन बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन transfer to partners capital account, partners capital account in their profit sharing ratio
आ सकते हैं, आइए आइए, कोई दिक्कत नहीं है, आ सकते हैं। उधर से ही सुनिए। इन दियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अच्छा, अब यहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हर एक क्वेश्चन में जो पार्टनरशिप डीड बनाएगा, किसी भी कंडीशन में पार्टनरशिप डीड जब बनेगा तो उस कंडीशन में ये क्लियर किया हुआ रहेगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी, यानी किस रेशियो में हम अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये सभी पार्टनर लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, जो पार्टनरशिप डीड में क्लियर रहता है, लिखा हुआ रहता है। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया रहता है, कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि चलो पार्टनरशिप कर लिए बट पार्टनरशिप डीड नहीं बनाए, तो जब नहीं बनाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा पता है आपको। जब पार्टनरशिप फंडामेंटल पढ़ेंगे तो उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविज़न अप्लीकेबल होता है। किस कंडीशन में, जब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है ऑब्जेक्टिव कि इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द absence ऑफ पार्टनरशिप डीड, द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 आर अप्लीकेबल। याद रखिएगा कि कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में क्या होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम के प्रावधान को लागू किया जाता है। किसको लागू किया जाता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा को लागू किया जाता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम। ये साझेदारी से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं सबके निपटारे इसी अधिनियम के अंतर्गत किए जाते हैं। अच्छा, ये जो था प्रॉफिट है, यहाँ से भी मालूम चल रहा है कि ये प्रॉफिट के लिए एंट्री की गई। अगर हमारा ये रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ जाए तो क्या होगा। अभी तो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो उसको हम एज्यूम कर लिए कि वो प्रॉफिट है। बाय द वे, अगर डेबिट बैलेंस आता है तो हमें क्या करना होगा, उसको एज्यूम करना होगा लॉस। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई ये रियलाइजेशन अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो ये क्या है, प्रॉफिट है। और अगर डेबिट बैलेंस आ जा रहा है तो ये क्या हो जा रहा है, लॉस। ठीक है, ये अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट, डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस। ऐसा क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट इज अन नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम में दो अप्रोच है, कौन कौन, तो एक ट्रेडिशनल अप्रोच, दूसरा मॉडर्न अप्रोच। According to traditional approach, there are three types of account। कौन कौन, तो ऐसा आप लोग पढ़ेंगे PRN, P फॉर पर्सनल, N फॉर रियल, N फॉर नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। किसके अकॉर्डिंग,
डबल एंट्री सिस्टम जब पढ़े होंगे तो उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच है, उस अप्रोच के अकॉर्डिंग आप लोग पढ़े होंगे कि अकाउंट 3 तरह के होते हैं। एक व्यक्तिगत खाते होते हैं अकाउंट के, दूसरा वास्तविक खाते होते हैं, तीसरा नाम मात्र खाते होते हैं। तो ये नाम मात्र खाते का क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट नाम मात्र खाता यानी नॉमिनल अकाउंट है। अब इस नॉमिनल अकाउंट के लिए प्रिंसिपल ऑफ 3 गोल्डन रूल पढ़े होंगे, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ 3 गोल्डन रूल पढ़े होंगे। तो 3 नंबर जो रूल्स है वो नॉमिनल अकाउंट के लिए है। किसके लिए है, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द ऑल इनकम एंड ऑल इनकम एंड गेन। यानी जितने भी एक्सपेंस हो रहा हो, खर्च हो रहा हो और लॉस हो रहा हो, हानि, तो उसको हम डेबिट करेंगे, और जितने इनकम हो रहा है और गेन हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि जितनी खर्चा होगा, हानि होगा उसको डेबिट साइड में, जो लाभ होगा उसको क्रेडिट साइड में, ठीक है। हम लिखेंगे कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट भी एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, यानी नॉमिनल अकाउंट ही है, ठीक है। तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि इसके डेबिट साइड में लॉस या एक्सपेंस को लिखा गया है और क्रेडिट साइड में इनकम और गेन को लिखा गया है, ठीक है। तो जितने भी क्रेडिट बैलेंस आएंगे, जितने बार भी क्रेडिट बैलेंस आएगा रियलाइजेशन अकाउंट का, उसको एक साइड में ऐड करेंगे, और जितने बार डेबिट में होगा उसको एक साइड में ऐड कर लेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, यानी क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, तो वो प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉफिट ट्रांसफर रहता है पहले से, और डेबिट आता है तो लॉस हो जाता है। ये क्लियर हो गया कि किस कंडीशन में लॉस और किस कंडीशन में प्रॉफिट होगा और क्यों होगा। तो फर्स्ट कंडीशन था कि जब रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आए तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट के लिए हम ये जर्नल एंट्रीज करते हैं। दूसरा कंडीशन है लॉस, जब लॉस होगा तब। तो लॉस कब होगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आएगा, रियलाइजेशन का डेबिट बैलेंस आएगा, उस कंडीशन में लॉस होगा। तो हम उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे भी जब लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल घटता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि कोई भी कैपिटल हो, ज़्यादातर केसेस में कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्रेडिट को कम करने के लिए डेबिट करेंगे तभी तो कम होगा क्रेडिट में, और क्रेडिट करेंगे तो वो बढ़ जाएगा। तो लॉस होने पर क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन लिखते हैं बीइंग, नरेशन लिखते हैं बीइंग लॉस ऑन realization account, being loss on realization transferred to partners capital account, partners capital account in their sharing ratio, sharing ratio उनके हिस्से के अनुपात में ट्रांसफ़र करते हैं। क्लियर। अब यहाँ ये है, इतना करने के बाद देखते हैं उसका बैलेंस, क्या देखते हैं, बैलेंस देखते हैं कि क्या है।
क्या बैलेंस देखेंगे? बैलेंस देखने से पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कि कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं हो या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस वगैरह नहीं। अगर ऐसा अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या कोई रिजर्व है तो उसको हम पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये बैलेंस निकालेंगे कि पार्टनर्स का बैलेंस बचा है तो उसको पेमेंट करेंगे, नहीं बचा है तो उससे हम पेमेंट लेंगे। पहला क्या है कि अगर जनरल रिजर्व हो या प्रॉफिट हो तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो लिखेंगे उसके लिए जर्नल एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। उसके बाद अगर प्रॉफिट हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट being reserve and profit, being reserve or profit transfer to कैपिटल अकाउंट। किस कौन से कैपिटल अकाउंट? सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब है ये तो ट्रांसफर। कोई लॉस हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड तो उसको क्या करेंगे? तो उसके लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। पीएल शॉर्ट में लिखते हैं किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बीइंग लॉस, बीइंग अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन से कैपिटल अकाउंट? शॉर्ट में लिखे हैं तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। और किस रेशियो में? क्योंकि उसका रेशियो जो दिया रहेगा उस रेशियो में। अब इसके बाद बैलेंस देखते हैं। अगर किस पार्टनर्स का बैलेंस निकाल लेंगे और उसका बैलेंस बचेगा तो उसको पेमेंट कर देंगे। क्योंकि अब तो फर्म आगे चलना नहीं है, सब विघटन हो रहा है, डिजोल्व हो जा रहा है। डिजोल्व के कंडीशन में ये सारे एंट्री किया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो उसका बैलेंस होगा ना उसको हम पेमेंट कर देंगे। तो अगर पार्टनर्स का बैलेंस बच जाए तो उसको हम पेमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। क्या करेंगे? टू कैश या बैंक अकाउंट। being the balance paid to पार्टनर। कौन से पार्टनर? जो नाम होगा उसका। अगर किसी पार्टनर का बैलेंस कम हो जा रहा है यानी उसके जो कैपिटल लगाया हुआ था उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है तो वो जितना कम होगा उसका कैपिटल वो उससे यानी उसका बैलेंस कम हो जा रहा है तो उससे पैसा रिसीव कर लिया जाएगा, ठीक है। तो पैसा रिसीव करेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जिसका बैलेंस कम हो, ज़्यादा होगा तो पेमेंट करेंगे, कम होगा तो उससे रिसीव करेंगे, पैसा रिसीव करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बीइंग द बैलेंस कम होगा, बैलेंस तो बीइंग द बैलेंस रिसीव्ड फ्रॉम पार्टनर्स, जिस पार्टनर का अकाउंट हो। क्लियर? तो इतना चीज़ करेंगे। अब इतना करने के बाद जर्नल एंट्रीज ये टोटल हो गया।
अब जर्नल एंट्रीज में एक चीज़ और कमी दिख रहा है कि अगर किसी पार्टनर्स का लोन हो तो लोन को क्या करेंगे, तो लोन को दो कंडीशंस में दो तरह से उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पहला ट्रीटमेंट ये है कि अगर किसी पार्टनर ने लोन दे रखा है किसको, फर्म को, तो उसका ट्रीटमेंट दो तरीके से हो जाएगा। एक पहला तो ट्रीटमेंट ये है कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट ये है कि उसको इन कैश पेमेंट कर दो। तो आपके क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि उसके लोन को क्या करना है तो उस कंडीशन में उसके लोन को हम ना इन कैश पेमेंट ही कर देते हैं, उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो यहाँ दो केसेस हैं। पहला कि उसके हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कोई लोन हो, मान लो पार्टनर्स लोन है, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस कंडीशन में, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करने पर, बीइंग लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। कौन सा, जिस पार्टनर्स का लोन होगा उस पार्टनर का यहाँ लिखेंगे बीइंग एज लोन ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, बी का होगा तो बीज लोन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। या फिर ये कंडीशन ना दिया हो, ना कहा हो कि उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो, तो उस कंडीशन में हम पेमेंट ही करते हैं उसको इन कैश। तो पार्टनर्स लोन, ए का लोन होगा तो एज लोन, बी का लोन होगा तो बी लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, बीइंग लोन पेड इन कैश, बीइंग लोन पेड इन कैश। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट रहेगा, कहता है कि लेजर अकाउंट बनाइए। क्वेश्चन में कहेगा कि लेजर बनाइए, ओपन द नेसेसरी अकाउंट फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के विघटन के लिए आप आवश्यक खाते खोलिए या फिर बनाइए। ठीक है, तो उस कंडीशन में पहला जो हमारा अकाउंट ओपन होगा उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा कैश या बैंक अकाउंट, जो दिया हो वो बनाए, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही है। अगर वो जो ग्रुप में हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे ग्रुप में हैं, शामिल हैं, तो उनको एक PDF सेंड किया गया था, इस चैप्टर का नोट सेंड किया गया था, उसमें सारे ये दिया हुआ है, आप लोग पढ़े होंगे। तो आई होप कि ये जो हम बताए हैं अभी आप सबको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और फिर ये लेजर में, यानी ओपन द नेसेसरी अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी पार्टनरशिप फर्म के डिसोल्यूशन के लिए जो अकाउंट ओपन किया जाता है वो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश, बैंक अकाउंट। तो इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। दैट्स ऑल, गुड बाय।